ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में श्री मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और किसानों को सहयोग देने के उपायों तथा नकदी और ऋण प्रवाह बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। कोविड-19 को देखते हुए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा जल्द से जल्द व्यापार की सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों पर भी विचार हुआ। श्रमिकों और आम लोगों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने व्यवसायों को सहयोग देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया। श्री मोदी ने कॉरपोरेट प्रशासन, ऋण बाजार और बुनियादी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री ने नई ढांचागत परियोजनाओं का कार्य शुरू करने और कोविड-19 के असर से प्रभावित कार्य तेज करने के उपायों पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की आवश्यकता बताई ताकि और विलंब रोका जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के तहत सुधार पहल जारी रखने तथा निवेश और पूंजी निर्माण की अड़चनें दूर करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री, वित्त मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्यक सुधारों पर चर्चा के लिए भी एक बैठक की, जिसमें कृषि विपणन में सुधार, अतिरिक्त उपज के प्रबंधन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने के उपायों और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया। बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ई-नाम को सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम को मौजूदा समय के अनुरूप बनाने के लिए फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निजी निवेश की भी चर्चा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में कामकाज शुरू हो जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हुआ और अब फेजिंग आउट कर रहे हैं। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं, वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है। दुनिया भर में कोविड-19 से जुड़ी मौतों की संख्या आज 2,40,000 से ज्यादा हो गई। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 33,86,519 हो चुकी है, जिनमें से 2,40,654 मरीजों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 37,776 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 10,017 रोगी उपचार के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 1,223 रोगियों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 संक्रमण से उबरने की दर 26.65% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण के निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों के साथ मिलकर कई कदम उठा रही है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन उपायों की उच्चतम स्तर पर समीक्षा और निगरानी की जा रही है। दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 384 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,122 हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि 1,256 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 64 मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सशस्त्र बल देश के कोरोना योद्धाओं के साथ आज एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य पेशेवरों, सुरक्षा अधिकारियों, सफाई कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कामगारों और मीडिया कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एक साथ कई गतिविधियां संचालित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मुश्किल घड़ी में सशस्त्र बलों ने हमेशा भरपूर सहयोग किया है और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत अपने साहसी योद्धाओं के बल पर ही इस वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं। सुरक्षा कर्मियों के असाधारण और साहसिक प्रयासों के सम्मान में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख आज नई दिल्ली में पुलिस स्मारक पर फूल चढ़ाएंगे। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना की है। कल ट्वीट में श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु लोगों को कोरोना से बचाने वाला उपयोगी ऐप है। उन्होंने कहा कि इसमें डेटा सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। श्री प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और इस ऐप को किसी निजी ऑपरेटर ने तैयार नहीं किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इस ऐप के जरिए निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ऐप की डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी मुद्दे भी उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड-19 से मुकाबले में आयुर्वेद के साथ मानक आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग के लिए आयुष मंत्रालय की सराहना की है। कोविड-19 महामारी पर विभिन्न विशेषज्ञों के साथ जारी विचार विमर्श में श्री नड्डा ने कल आयुर्वेद चिकित्सकों से बातचीत की। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी यानी आयुष मंत्रालय की सराहना करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि मंत्रालय ने इस संक्रमण से मुकाबले के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव दिए हैं। चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। ये निर्णय पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनोरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार शहर के संक्रमण वाले इलाकों में सभी मामलों की गहन जांच और परीक्षण का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न सेक्टरों के बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान गाड़ियां भी बिना पास के चल सकेंगी, लेकिन दुकानें खोलने और सड़कों पर चलने वाले वाहनों के मामले में ऑड इवन यानी सम विषम फार्मूला लागू रहेगा। कल केवल वही दुकानें खुलेंगी और गाड़ियां सड़क पर चल सकेंगी जिनका आखिरी अंक सम होगा। अगले दिन विषम अंक की बारी होगी। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि उसके कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रवासी कामगारों, विद्यार्थियों और अन्य फंसे लोगों को वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा और हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इससे जम्मू कश्मीर वापस आने पर लोगों की नियमित और गैर नियमित गतिविधियों तथा क्वारंटीन प्रक्रिया स्पष्ट की जाएगी। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने आरोप लगाया है कि सभी वित्तीय सेवाएं विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससी को गुजरात के गांधीनगर ले जाने का उद्देश्य देश की वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई का स्तर कम करना है। हाल में केंद्र ने गांधीनगर में आईएफएससी स्थापित करने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। राजनयिक स्रोतों के मुताबिक यूएई में पिछले 3 दिनों में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच घर वापसी के लिए भारतीय मिशन द्वारा शुरू की गई वेबसाइट में 1,57,000 से ज्यादा लोगों ने ई पंजीकरण कराया है। पिछले महीने की 29 तारीख की रात शुरू किया गया पोर्टल खुला है और लोग अब भी इसमें पंजीकरण करवा रहे हैं। भारतीय मिशन द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार पोर्टल पर लगभग 57% पंजीकृत लोग भारत के केरल राज्य से हैं। इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों से है। 40% कामगार और 20% पेशेवर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी है और इस पोर्टल में पंजीकरण कराया है जो वापस लौटना चाह रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।